हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 अर्थशास्त्र का जो एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर हम कर रहे हैं, आय और रोजगार का निर्धारण, इसका एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं और वो टॉपिक है अत्यधिक तथा अभावी मांग को ठीक करने के उपाय, यानी मेजर्स टू करेक्ट द एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड। ये एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा जाता है। मैंने हालांकि अत्यधिक मांग और अभावी मांग को हम अलग सेशंस में देख चुके हैं, उसमें उसके उपायों की चर्चा भी मैंने की है, पर एक क्रक्स के रूप में अलग बिल्कुल ऑल टुगेदर टॉपिक हम देखेंगे जिसमें अत्यधिक मांग और अभावी मांग को ठीक करने के क्या उपाय हैं, इसको समराइज वे में समझने का प्रयास करेंगे। जिसके बाद आपको इस सेशन के बाद इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी तरह की कंफ्यूजन नहीं रह जाएगी और सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इससे पहले कि हम सेशन स्टार्ट करें स्टूडेंट्स, एक और खास बात का ध्यान रखना है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप घर बैठे कक्षा 6 से 12 तक की सारी शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क पा सकते हैं। यानी आप किसी स्टेट बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो या सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो, आपकी सारी की सारी शिक्षा यहां पर कंप्लीटली निःशुल्क दी जाती है। यहां 10 या 20% का सिलेबस कवर करने के बाद किसी तरीके के पेड सब्सक्रिप्शन की चर्चा नहीं की जाएगी। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी की सारी सुविधा मिल जा रही है। तो अपनी परीक्षाओं की तैयारी करते रहिए, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ जुड़े रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। इसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ स्टार्ट करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण टॉपिक। और मैंने आपके लिए एक समरी या सारांश के तौर पर इस पूरे टॉपिक को रखा है। हमने डिटेल में भी चैप्टर में चर्चा की है, लेकिन इस टॉपिक को एक समराइज वे में समझना बेहद जरूरी है कि किस तरीके से जब अत्यधिक मांग और अभावी मांग होता है तो उसको ठीक करने के उपाय किए जाते हैं। अब जनरली जिन उपायों की चर्चा हमने पहले भी की है और आज भी कर रहेंगे, उसमें सबसे पहले राजकोषीय उपाय, फिर हम चर्चा करेंगे मौद्रिक उपाय और कुछ अन्य उपायों की। ठीक है। अब देखिए, एक चीज तो बार बार हम इस चैप्टर में देखते हुए चले आए हैं, वो ये है कि अगर अत्यधिक मांग हो रही है तो उसकी क्या रीजंस हैं, और अगर अभावी मांग हो रही है तो उसका क्या मतलब और रीजन है। दूसरा एक और बेहद जरूरी बात जो आपको ध्यान रखना है, वो ये ध्यान रखना है कि इसका ग्राफ आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए। ठीक, तो हम इस जितने भी ये अंतर बिंदु हैं, जो भी इसके उपाय हैं, इसकी चर्चा करते समय उन ग्राफ को भी साथ साथ में लेकर चलेंगे, ताकि ग्राफ में हम इंप्लीमेंट करके देख सकें कि किस तरह से एग्रीगेट डिमांड को कम या नीचे करना है। तो एक बार फटाफट हम उस ग्राफ को भी जरूर ड्रॉ कर लेंगे, जिसके संदर्भ में हम सारे सेशन को समझेंगे, जहां से आप अत्यधिक मांग या न्यून मांग की स्थिति को ठीक करने का प्रयास करेंगे। ठीक, ये आपका समग्र पूर्ति है, एग्रीगेट सप्लाई। ये आपका समग्र मांग है, एग्रीगेट डिमांड। दिस इज ओ। ये वाई लेवल इनकम होती है, आय और रोजगार। दिस इज एक्स। दिस इज एग्रीगेट डिमांड जो होता है किसके, सी और आई के बराबर। और ये एग्रीगेट सप्लाई जो होती है सी प्लस एस के बराबर इक्वल्स टू वाई। कई बार चर्चा हमने की है। अब देखिए, ये जो स्थिति है, अगर इसको हम पॉइंट ई माने, ठीक, दिस इज वाई, तो यहां हम नोट करते हुए चलेंगे, ई की जो बिंदु होगी वो क्या होगी, पूर्ण रोजगार की होगी, और इस बिंदु पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है। अब जो आपको दो उपाय देखने हैं, वो एक अतिरिक्त मांग में देखने हैं, एक अभावी मांग की स्थिति में देखने हैं। ठीक है, तो अतिरिक्त मांग और अभावी मांग की स्थिति कौन सी सिचुएशन पैदा होगी, तो जाहिर सी बात है, अगर हम उसको देखना चाहें तो इसमें दो कंडीशंस आप देख सकते हैं। या तो ये एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाए, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाए, ठीक, तो ये AD1 कर लीजिए, या ये एग्रीगेट डिमांड नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाए, ठीक, AD2 कर लीजिए। ठीक है, तो इस केस में इसने सप्लाई कर्व को कहां कट किया है, इस केस में इसने सप्लाई कर्व को यहां कट किया है। ठीक है, और इस केस में इसने सप्लाई कर्व को यहां कट किया है। तो एक ये गैप आपको दिखाई दे रहा होगा, एक ये गैप आपको दिखाई दे रहा होगा, या इस गैप के साथ साथ आप इस गैप को भी ले सकते हैं। ये एग्रीगेट डिमांड कर्व अब यहां आ चुकी है। ठीक है, तो ये जो अंतराल आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो अंतराल आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बेसिकली क्या है, ये स्फीतिक अंतराल है, और नीचे जो आपको ये गैप दिखाई दे रहा है, ये अवस्फीति अंतराल है। यानी इस केस में मांग अत्यधिक हो गई है। यहां पर क्या हो गया, डिमांड जो ये पूर्ण रोजगार की स्थिति है वहां से ऊपर चली गई है, और यहां डिमांड नीचे चली गई है। दोनों सिचुएशन हमने देखा है। यहां आप दिखा सकते हैं AD1 जो है, AD1 जो है ये अत्यधिक मांग को शो कर रहा है, और AD2 जो है वो न्यून मांग को शो कर रहा है, ठीक, या अभावी मांग को शो कर रहा है। बस इस फिगर को आपने ध्यान में रखना है, रफली मैंने ड्रॉ किया है।
अब आते हैं यहां पर, समझते हैं और इसका सारांश पूरा पकड़ लेते हैं। तो अगर उपायों की चर्चा की जाए तो एक होता है राजकोषीय उपाय, जिसको हम कहते हैं फिस्कल मेजर्स। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? फिस्कल मेजर्स। फिस्कल मेजर्स का मतलब क्या है? वो उपाय जो सरकार के व्यय और सरकार के करों से संबंधित होता है, जिन उपायों को कौन बनाती है? गवर्नमेंट बनाती है। वेरी क्विकली इसकी भी समरी साथ में लेकर चलिए, कई बार हमने चर्चा की है, हर सेशन में इसको आपने जरूर कंप्लीटली ध्यान से समझ के चलना है, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पूरा चैप्टर इसी से आधारित है। ये अगर इसमें कोई कंफ्यूजन रह गई तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एक है आपका राजकोषीय नीति, टेबल में तो हम समझ रहे हैं, क्रक्स बुलेट पॉइंट यहां देखते हुए चलिए। ठीक, राजकोषीय नीति जोन कौन बनाएगी या राजकोषीय उपाय है? सरकार करेगी। बेसिकली इसमें क्या होगा? दो चीजें होंगी, सरकार का व्यय और कर। ठीक, ये दो नीतियां होती हैं, इसमें दो उपाय होते हैं। ये जो पूरी नीति होती है इसके दो उपाय होते हैं, एक विस्तारवादी और एक होती है संकुचित। कॉन्ट्रैक्शनरी। ठीक, संकुचित। इसमें क्या होता है? इसमें व्यय बढ़ाया जाता है, व्यय बढ़ेगा और कर कम कर दिया जाएगा। ठीक, यानी कि खर्चा सरकार इसको बढ़ा देगी और कर को कम कर देगी। संकुचित में क्या होगा? व्यय कम, कर अधिक। यानी सरकार क्या करेगी? विस्तारवादी में अपने खर्चे को बढ़ाएगी और टैक्सेशन को कम कर देगी। संकुचित में व्यय ज्यादा कम करेगी और टैक्स को बढ़ा देगी। मतलब कुल मिला के यहां सरकार क्या करना चाहती है? मनी सप्लाई को इकोनॉमी में इंक्रीज करना चाहती है और यहां कम करना चाहती है। यही जो सरकार उपाय है, ये राजकोषीय उपाय के रूप में देखा जाता है, जिसको हम कहते हैं फिस्कल मेजर्स। बस, और दूसरे कंडीशन में तो ये जो विस्तारवादी है, तो अब दो स्थिति अगर है, मान लीजिए अत्यधिक मांग, ठीक, तो अत्यधिक मांग में कौन सा उपाय काम करेगा? विस्तारवादी राजकोषीय। बस क्रक्स यही है, विस्तारवादी राजकोषीय उपाय। ठीक है, और अगर अभावी मांग है, डेफिशिएंट डिमांड है, अगर अभावी मांग है तो यहां काम करेगा संकुचित राजकोषीय उपाय। बस ये बात आपने ध्यान रखनी है, तो ये चीजें यहां पर क्लियर हो जाएंगी। अब आते हैं एक एक करके, अब इजीली आप इस समरी को समझ जाएंगे। तो राजकोषीय उपाय में फिस्कल मेजर्स हमने देखे, क्या होगा? अंतर बिंदु। अगर सार्वजनिक व्यय के हिसाब से देखा जाए तो अतिरिक्त मांग में कम करना चाहिए। अतिरिक्त मांग मतलब एक्सेस डिमांड। जब एग्रीगेट डिमांड ऑलरेडी बढ़ी हुई है, यानी कि इकोनॉमी में पैसा बहुत ज्यादा है, तो उसको कम करने के लिए जो सरकार का व्यय है, जैसे सरकार स्कूल बनाती है, सड़कें बनाती है, पुल बनाती है, इन सभी चीजों में उसको खर्चा कम करना चाहिए, तो सरकार की डिमांड कम हो जाएगी। हमने कई बार देखा है कि एग्रीगेट डिमांड में क्या क्या होता है? C+I के साथ साथ अगर खुली अर्थव्यवस्था है तो उसमें G भी होता है और X - M भी होता है, यानी गवर्नमेंट का अपना डिमांड भी होता है। गवर्नमेंट का अपना डिमांड मतलब गवर्नमेंट जो भी कल्याणकारी योजनाएं चलाती है उसके लिए कुछ मांग करती है। तो अगर सार्वजनिक व्यय का देखा जाए तो गवर्नमेंट का जो भी खर्चा है उसको सार्वजनिक व्यय कहा जाता है, जिसको पब्लिक एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो अगर अतिरिक्त मांग है तो उसको कम कर देगी, और अगर अभावी मांग चल रही है तो उसमें वृद्धि कर देगी। अगर मान लीजिए अगर डेफिशिएंट डिमांड है तो कुल मिलाकर इसको कम करेगी, और अभावी मांग होगी तो उसमें अपना खर्चा बढ़ा देगी ताकि लोगों के पास और पैसा जाए। यानी यहां पर वो क्या करेगी? संकुचित नीति अपनाएगी, है ना? मैंने उल्टा तो नहीं लिख दिया? अत्यधिक मांग में, हाँ, देखिए इसको थोड़ा सा आप एक बार इंप्रूव कर लीजिए। ये अत्यधिक मांग में, एक सेकेंड, अत्यधिक मांग में संकुचित राजकोषीय नीति आएगी। अत्यधिक मांग में संकुचित और अभावी मांग में विस्तारवादी। ठीक है ना?
अगर मांग की अधिकता होगी तो संकुचित राजकोषीय नीति आएगी, जिसमें मुद्रा मतलब कुल मिलाकर मनी सप्लाई को कम करने का प्रयास किया जाएगा। और अगर अभावी मांग होगी तो विस्तारवादी राजकोषीय नीति आएगी, यानी कि कोशिश ये की जाएगी कि मनी सप्लाई को बढ़ाया जाए। ठीक, इस बात का आपने ध्यान रखेंगे। तो अगर अतिरिक्त मांग है तो कम की जाएगी, डेफिसिट डिमांड है तो बढ़ाई जाएगी। टैक्स की अगर बात करें तो अगर अतिरिक्त मांग है, यानी कि अगर अत्यधिक मांग है या एक्सेस डिमांड है, तो कर का भार अधिक किया जाएगा, यानी कि टैक्सेशन को बढ़ाया जाएगा। टैक्सेशन को बढ़ाने से क्या होगा? देखिए, मैंने कई बार चर्चा की है, प्रायोज्य आय या डिस्पोजेबल इनकम या खर्च करने योग्य इनकम। तो जो भी पैसा आप कमाते हैं, जो आपका पर्सनल इनकम होता है, उसमें से सरकार को आपको टैक्स देना पड़ता है। वो टैक्स के बाद खर्च करने के लिए एग्जैक्टली जितना पैसा बचता है वो प्रायोज्य आय कहलाता है। तो अगर सरकार देखेगी कि अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा अतिरिक्त मांग बढ़ी हुई है, बहुत एक्सेस डिमांड चल रहा है, तो इस टैक्स के भार को बढ़ा देगी ताकि लोगों के पास पैसा कम बचे और लोग डिमांड कम करें। इसके अलावा अगर अभावी मांग होगी, डेफिसिट डिमांड, तो कर के भार में कमी कर दी जाएगी, यहां टैक्स कम कर दिया जाएगा ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा डिमांड कर सकें। सार्वजनिक ऋण की अगर बात की जाए, जो पब्लिक डेप्ट होता है, जो सरकार ऋण लेती है, तो अगर अतिरिक्त मांग होगी तो अधिक किया जाना चाहिए। मतलब ये कि लोगों से खूब लोन ले लो, सरकार खूब कर्जा ले लेगी ताकि लोगों के पास जो पैसा है वो पैसा यहां पर चला है। इसको करने के लिए कई बार आरबीआई भी खुले बाजार की नीति करती है, वो मौद्रिक नीति में आ जाता है। लेकिन कुल मिलाकर सरकार यहां पर अधिक सार्वजनिक ऋण लेगी और अभावी मांग में क्या होगा? कम किया जाएगा। सरकार क्या करेगी? लोन लेना कम कर देगी ताकि लोगों के पास ही पैसा बचा रहे और लोग डिमांड करें। देखिए, इन दोनों सिचुएशन में जो समस्या होती है वो ये होती है ना कि मांग घट जाती है और सरकार की कोशिश होती है कि इस केस में मांग घटे और यहां मांग बढ़े। मतलब दोनों केस में अलग अलग समस्याएं हैं। यहां पर क्या होता है? मांग बहुत बढ़ जाती है, यहां पर मांग घट जाती है। तो यहां पर सरकार की कोशिश ये रहेगी कि मांग को किसी तरफ बढ़ाया जाए, और मांग को बढ़ाने का मतलब कि लोगों के पास पैसा इंजेक्ट हो, अंतक्षेपण हो। यहां क्या है? कोशिश ये रहती है कि मांग को घटाया जाए। तो यहां कर्जा ले लेगी सरकार ताकि लोगों का पैसा कम हो जाए, यहां कर्जा कम करेगी कि लोगों के पास पैसा ज्यादा रहे। यहां अतिरिक्त मांग में आधिक्य का बजट बनाना चाहिए, जिसको कहते हैं सरप्लस बजट। की अगर बात करें तो यहां सरप्लस बजट। ठीक, सरप्लस बजट मतलब आधिक्य बजट। बजट के चैप्टर में मैंने चर्चा की है। सरप्लस बजट का मतलब है जब सरकार अपने व्यय से कम खर्च करती है, माफ करिए, अपने आय से कम व्यय करती है। सरप्लस बजट का मतलब क्या होता है? जब सरकार जो है, जो पैसा उसको प्राप्त हो रहा है, उससे कम पैसा अर्थव्यवस्था में खर्च करती है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बजट संतुलन में 3 महत्वपूर्ण चीजें समझाई थी। जो बजट होता है ये महत्वपूर्ण है, समझ लीजिए। लॉजिक में, राजकोषीय नीति में आपको राजकोषीय उपाय में बताना पड़ेगा, और बजट वाले चैप्टर के लिए भी महत्वपूर्ण है। बजट 3 प्रकार का है। क्या? एक संतुलित, एक एक पॉइंट का मतलब समझते चलिए, कुछ रटना नहीं पड़ेगा। दूसरा आधिक्य का बजट, आधिक्य का बजट, और तीसरा घाटे का बजट। ठीक, संतुलित को बोलते हैं बैलेंस बजट, और इसमें क्या होता है? व्यय सरकार की जो होती है वो प्राप्ति के बराबर होती है। मतलब एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू रिसिप्ट। यहां क्या होता है? आधिक्य बजट में क्या होता है? व्यय जो होता है वो कम होता है, प्राप्ति ज्यादा होती है। यानी सरकार को पैसा ज्यादा मिल रहा है, रिसिप्ट इज हायर देन एक्सपेंडिचर। और घाटे का बजट जो अक्सर बनता है, इसमें क्या होता है? व्यय जो है ये प्राप्ति से अधिक होती है, इसके लिए ऋण लेना पड़ता है। ठीक, सो एक्सपेंडिचर इज ऑलवेज इक्वल टू रिसिप्ट। ठीक, ये कंडीशन होती है। तो अब जो 2 सिचुएशन आपको दिखाई दे रही है, इस सिचुएशन में क्या है? इस सिचुएशन में मांग बहुत ज्यादा इकोनॉमी में, तो यहां आधिक्य का बजट बनाइए। मतलब अपना खर्चा कम करिए और प्राप्ति ज्यादा रखिए। ये सेकंड वाला, खर्चा कम करिए और प्राप्ति ज्यादा रखिए। जब आप खर्चा कम करेंगे तो क्या होगा? लोगों के पास पैसा कम पहुंचेगा। और जब ये दोनों काम आप करेंगे तो वैसे ही खर्चा कम हो जाएगा। भाई, आपने अपना व्यय भी कम कर दिया है और अपना टैक्स भी बढ़ा दिया है, तो पैसा आप ज्यादा मिल रहा है, खर्चा आप कम कर रहे हैं, तो आधिक्य का बजट यहां बन जाएगा। यहां क्या है? इकोनॉमी में डिमांड नहीं है, तो इसको ठीक करने के लिए आप घाटे का बजट बनाइए। घाटे का बजट का मतलब आप डेफिसिट फाइनेंसिंग करिए ताकि लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा पैसा पहुंच सके। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, आगे देखते हैं। अब आते हैं मौद्रिक उपाय। मौद्रिक उपाय को कहते हैं मॉनेटरी मेजर्स। मॉनेटरी मेजर्स ये कौन बनाती है? सेंट्रल बैंक या आरबीआई।
अब देखिए इसकी भी चर्चा हमने कई बार की हुई है। अगर आप ये 3-4 चीजें देखें तो मॉनेटरी मेजर्स के ये 4-5 अंग होते हैं। पहले इसको चर्चा कर लेते हैं, फिर इसकी हम आएंगे। देखिए होता क्या है, मौद्रिक उपाय जो है वो देश की सेंट्रल बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाती है। किस चीज, क्या करने के लिए? साख नियंत्रण करने के लिए। साख नियंत्रण, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं क्रेडिट कंट्रोल। अब क्रेडिट कंट्रोल से मतलब यह है कि मनी सप्लाई, मुद्रा पूर्ति को नियंत्रण में रखा जाए। मैंने शुरू में भी आपको बताया कि जो ये अभावी मांग या अत्यधिक मांग की कंडीशन बनती है, इसका एक कारण ये होता है कि मुद्रा पूर्ति बहुत अनियंत्रित हो जाती है। जैसे अगर मुद्रा पूर्ति इकोनॉमी में बहुत ज्यादा हो जाएगी तो लोग खूब मांग करेंगे, मांग की अधिकता हो जाएगी, और वही मुद्रा कम हो जाएगी पूर्ति, तो ये मांग की कमी हो जाएगी। तो इस सिचुएशन को ठीक रखने के लिए क्या होता है, इस सिचुएशन को ठीक रखने के लिए इकोनॉमी में मौद्रिक उपाय किए जाते हैं। एक उपाय तो राजकोषीय है जो सरकार अपने तरफ से कर रही है, एक उपाय मौद्रिक है जो सेंट्रल बैंक या आरबीआई कर रही है। अब इन मौद्रिक उपायों के दो तरीके होते हैं, दो इसके पास एक तरह से कह सकते हैं हथियार होते हैं। अगर आप मौद्रिक उपायों को देखें, इसको मनी एंड बैंकिंग में भी हमने डिस्कस किया है, इस चैप्टर में भी कई जगह मैंने बात की है इसकी, लेकिन आप एक समरी इसके लिए चलिए, अभी मैं तुलनात्मक अध्ययन भी बता दूंगा इसका। तो मौद्रिक उपायों में एक तो उपाय होता है इसका एक होता है मात्रात्मक, जिसको कहते हैं क्वांटिटेटिव, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, न सिर्फ आपके 12th में बल्कि सभी वनडे एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत पूछा जाता है। और दूसरा होता है गुणात्मक, यहां तक कि यूपीएससी आईएएस में भी पूछा जाता है ये, जिसको कहते हैं क्वालिटेटिव। अच्छा जी, अब ये जो मात्रात्मक या गुणात्मक उपाय हैं, इसमें क्या क्या चीजें हैं, जैसे मान लीजिए एक इसमें आप देखेंगे सीआरआर और एसएलआर, ठीक, ये कोष अनुपात है, इसकी चर्चा भी करते हैं। इन दोनों को मिला के बोलते हैं एलआरआर, लीगल रिजर्व रेशियो, वैधानिक कोष अनुपात। दूसरा बोलते हैं बैंक दर, और इसके साथ एक और चलता है रेपो दर, और एक और आप इसमें इंक्लूड कर लीजिए, हालांकि ये दोनों अलग अलग हैं, मैंने एक साथ ले लिए हैं एक जैसे जो हैं, ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुले बाजार की नीति। क्या है अभी समझ लेते हैं। क्वालिटेटिव में जैसे कहा जाता है नैतिक दबाव या मोरल सुएशंस, दूसरा इसमें आप कह सकते हैं साख राशनिंग, ठीक है, क्रेडिट की राशनिंग, चयनित साख नियंत्रण भी होता है। अब इसका मतलब क्या समझ लीजिए, सीआरआर को बोलते हैं नगद कोष अनुपात, एसएलआर को बोलते हैं वैधानिक तरलता अनुपात। सीआरआर नगद कोष अनुपात का मतलब होता है बैंकों का जो कुल जमा है उसका कुछ हिस्सा उनको आरबीआई के पास रखना पड़ता है। एसएलआर का मतलब होता है बैंकों के पास जो कुल जमा है उसका कुछ पैसा अपने पास रखना पड़ेगा नगद के रूप में। बैंक दर का मतलब हो गया जिस दर पर आरबीआई लोन देती है बैंकों को लंबे समय के लिए। रेपो दर का मतलब होता है सेम, जिस दर पर आरबीआई लोन देती है बैंकों को कम समय के लिए। और ओएमओ होता है खुले बाजार की नीति, जब आरबीआई मार्केट में उतर के प्रतिभूतियों को खरीदती बेचती है, ठीक। नैतिक दबाव का मतलब होता है कि आरबीआई समझाएगी कि लोन अधिक देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। साख राशनिंग में किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र को लोन कम दो, इसको ज्यादा दो, ये सारी चीजें की जाती हैं। अब यही आपके मौद्रिक उपायों में दिखाई दे रहा है। जिस बैंक दर की हम चर्चा कर रहे हैं, इसका मतलब यही हुआ कि जिस दर पर आरबीआई लोन देगी कमर्शियल बैंक्स को, तो अगर मान लीजिए अत्यधिक मांग है, एक्सेस डिमांड है, तो इस बैंक दर को बढ़ाया जाएगा। जब बैंक दर को बढ़ाया जाएगा तो अब आरबीआई बैंकों को महंगा लोन देगी, उसके बदले में बैंक भी लोगों को महंगा लोन देंगे, तो लोग लोन लेना बंद कर देंगे, इन्वेस्टमेंट कम होगा, डिमांड नीचे आ जाएगी। यहां क्या है, बैंक दर घटानी चाहिए। भाई इकोनॉमी में डिमांड ही नहीं है, मांग का अभाव हो गया है, उसको ठीक करने के लिए बैंक दर को कम करना चाहिए ताकि सस्ता लोन मिले। खुले बाजार की क्रियाएं जिसमें प्रतिभूति खरीदी बेची जाती है, तो अब यहां पर टारगेट क्या है, मनी सप्लाई को नीचे लाया जाए। तो आरबीआई मार्केट में जाके प्रतिभूति को बेचेगी, जो भी सिक्योरिटीज या बॉन्ड्स हैं उसको जाकर बेचने लगेगी ताकि लोगों को पैसा वो वापस लेके चली जाए, लोग खरीदेंगे, पैसा दे देंगे। यहां प्रतिभूति खरीदने लगेगी, आरबीआई कहेगी जिनके जिनके पास भी सिक्योरिटीज बॉन्ड है मैं खरीदने आ रहा हूं, पैसा हमसे ले लो और बेच दो ताकि लोगों के पास पैसा पहुंचे। नगद कोष अनुपात, वो यही सीआरआर है जिसकी चर्चा मैं कर रहा था, कैश रिजर्व रेशियो। नगद कोष अनुपात का मतलब जो टोटल बैंकों के पास जो पैसा है उसका कुछ पैसा आरबीआई के पास रखना पड़ेगा।
तो इसको क्या किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। मान लीजिए पहले सीआरआर या नगद कोष अनुपात 4% है, आरबीआई कहेगी अब 5% हो जाएगा। यानी 100 में पहले 4 रुपया रखते थे, बाकी लोन दे देते थे, अब 5 रुपया रखो मेरे पास, कम से कम लोन दो। यहां क्या किया जाएगा, घटाया जाएगा। घटाने का मतलब ये हो जाएगा कि आरबीआई बोलेगी मेरे पास आप कम पैसा रखिए, पब्लिक में ज्यादा बांटिए। तरलता अनुपात जिसकी चर्चा मैं कर रहा था, एसएलआर, इसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात। यानी इसका मतलब ये होता है कि बैंकों के पास जो कुल जमा पैसा आता है उसका कुछ हिस्सा उनको अपने पास रखना पड़ता है, समझ रहे हैं। तो अब इस केस में उसको बढ़ा दिया जाएगा कि ऐसा है आप अपने पास पैसा ज्यादा रखिए, मार्केट में कम बांटिए। इस केस में उसको संकुचित मुद्रा विस्तारवादी मुद्रा नीति होगी, जहां पर कहा जाएगा कि इसको घटा दीजिए, यानी अपने पास कम रखिए, बाहर ज्यादा बांटिए। मुद्रा नीति में यहां क्या होगा, महंगी मुद्रा नीति। अच्छा, ये थोड़ा सा आप इसको एसएलआर पे यहां रख लीजिए, इसको कम कर दिया जाएगा। और मुद्रा नीति में यहां महंगी मुद्रा नीति होगी और यहां क्या होगी, सस्ती मुद्रा नीति। इसको कहते हैं डियर मनी पॉलिसी, यानी कि महंगा लोन वगैरह मिलेगा, वहां सस्ता लोन मिलेगा। तो ये जो क्रक्स है, इस क्रक्स से आप समझ रहे होंगे कि किस तरह मौद्रिक उपायों से और राजकोषीय उपायों से कोशिश ये की जाती है कि जो मांग की अधिकता है या मांग की कमी या अभावी मांग है उसको ठीक किया जाए, मेजर किया जाए। ये मैंने बहुत क्रक्स में आपको 2 बहुत महत्वपूर्ण नीतियां समझा दी हैं, जो आपके बजट के लिए भी महत्वपूर्ण है, जो आपके परीक्षाओं में बहुत पूछी जाती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अन्य उपायों की बात की जाए तो जैसे कीमत नियंत्रण यानी प्राइस कंट्रोल की बात की जाती है। तो यहां पर अगर अत्यधिक मांग होगी तो कीमत नियंत्रण करने का प्रयास किया जाएगा, और यहां पर कीमत सहायता नीति को अपनाया जाएगा कि अगर कोई चीज कोई नहीं खरीद पा रहा है तो उसके लिए गवर्नमेंट उसमें सब्सिडी देगी, उसमें हेल्प करके उसको देगी। अन्य नीति में आयात बढ़ाकर निर्यात को कम किया जाएगा। अब देखिए इसमें क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें निर्यात को कम क्यों किया जा रहा है। निर्यात को कम इसीलिए किया जा रहा है कि एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये होता है ना, ये एक्स माइनस एम जो होता है ये शुद्ध निर्यात की मांग कही जाती है। अब अगर बाहर के लोग आपके यहां की चीजें मांग रहे हैं तो आपके यहां की डिमांड बढ़ ही रही है ना, तो इसको कम करने की कोशिश की जाती है कि थोड़ा एक्सपोर्ट कम करो, बहुत डिमांड आ रही है, लोगों की डिमांड बढ़ रही है। उसके लिए गवर्नमेंट थोड़े से एक्साइज जो कस्टम ड्यूटी है या बाहर एक्सपोर्ट करने पे जो टैक्सेस है उसको बढ़ा सकती है। और यहां कोशिश क्या की जाएगी, यहां एक्सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश की जाएगी ताकि बाहर के लोग हमारे चीजों को मांगे और जो डिमांड नीचे बैठती चली जा रही है वो थोड़ी ऊपर हो जाए। विदेश व्यापार के नीचे उचित विनियोग नीति अपनाई जाएगी और विनियोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, लेकिन इसमें विनियोग है, ठीक है ना, ध्यान रखिए। तो विनियोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। इसमें क्या है, समर्थन मूल्य नीति अपनाकर सरकार को स्वयं क्रम करके वस्तुओं की क्या करनी चाहिए, डिमांड को बढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पे वस्तुओं की कीमत कम करें और स्वयं सरकार उसको बढ़ाए। समर्थन मूल्य कहते हैं जिसको एक तरह से सब्सिडी प्राइस कहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी कहा जाता है। जैसे कुछ ऐसे अनाज होते हैं जिनको कम से कम सरकार बोल देती है कि इतना कम से कम पैसा उसको मिलेगा, तो किसानों की इनकम बढ़ेगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी तो डिमांड जनरेट होगी। तो ये कुछ अन्य उपायों में आप रख सकते हैं जिसके थ्रू क्या होता है, अभावी मांग और अत्यधिक मांग को ठीक करने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। अब जो 2 नीतियां मैंने आपको समझाई हैं उसका एक तुलनात्मक अध्ययन शॉर्ट में देख लीजिए। तो राजकोषीय नीति क्या है, सार्वजनिक व्यय यानी कि पब्लिक एक्सपेंडिचर, करारोपण यानी टैक्सेशन और सार्वजनिक ऋण से संबंधित सरकारी उपायों को राजकोषीय उपाय कहा जाता है। यानी द मेजर्स रिलेटेड विद व्हाट, पब्लिक एक्सपेंडिचर, टैक्सेशन एंड द पब्लिक डेब्ट इज कॉल्ड फिस्कल मेजर्स। तो ये राजकोषीय नीति है या राजकोषीय उपाय है, और इनसे संबंधित नीति को राजकोषीय नीति कहा जाता है। राजकोषीय नीति को बजट नीति भी कहा जाता है, क्योंकि राजकोषीय नीति में जो भी उपाय किए जाते हैं सरकार अपने बजट के थ्रू ही करती है और बजट में ही अनाउंस भी करती है। राजकोषीय नीति का निर्धारण सरकार का वित्त मंत्रालय करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है ये क्या करती है, इस नीति का निर्धारण करती है। अगर मौद्रिक नीति में आए जिसको मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, तो मौद्रिक उपायों से संबंधित नीति को मौद्रिक नीति कहते हैं। यानी जो मॉनेटरी मेजर्स हैं जिसमें साख नियंत्रण करना इसका इंपॉर्टेंट वो लक्ष्य होता है। इसमें मुद्रा की पूर्ति, मुद्रा की लागत, साख का उपलब्धता और उसकी लागत पर नियंत्रण रखा जाता है। यानी आपको पैसे की लागत, कॉस्टिंग क्या आ रही है, इसका मतलब कि आपको अगर लोन लेना है, ऋण लेना है तो कितना कॉस्ट आपको चुकाना पड़ रहा है, किस रेट पर आपको ऋण मिल रहा है, ये सारी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट रूप से आती हैं। देश का केंद्रीय बैंक, और भारत का देश केंद्रीय बैंक कौन सा है, आरबीआई। एक और क्वेश्चन बार पूछता है, इसकी स्थापना कब की गई, 1935 में। एक्ट कौन सा है, आरबीआई एक्ट 1934। ये सब ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, मनी एंड बैंकिंग वाले चैप्टर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो देश का केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीति का निर्धारण करता है और उसे लागू करता है, ठीक, कोई कंफ्यूजन नहीं है।
अब अगर राजकोषीय नीति के उपाय देखें तो क्या कहें, सार्वजनिक व्यय, अभी मैंने सब चर्चा की। तो अगर अत्यधिक मांग होगी तो सार्वजनिक व्यय को कम किया जाएगा, अभावी मांग होगी तो बढ़ा दिया जाएगा। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर, टैक्स के दो तरीके होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। जो टैक्स आप पर लगाए जाए और आप ही को भरने पड़े वो डायरेक्ट टैक्स होता है, जैसे इनकम टैक्स। जो टैक्स आप दूसरे पे ट्रांसफर कर सकते हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स है, जैसे जीएसटी हुआ, वैट हुआ। तो अगर मान लीजिए अत्यधिक मांग है तो टैक्स को कम किया जाएगा, ज्यादा किया जाएगा, और अभावी मांग है तो कम किया जाएगा। सार्वजनिक ऋण की चर्चा हमने की, घाटे की वित्त व्यवस्था जिसको कहते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इकोनॉमिक्स का, डेफिसिट फाइनेंसिंग, यानी अपने आय से ज्यादा व्यय करिए ताकि पैसा इकोनॉमी में पहुंचे। मौद्रिक नीति में अगर आप देखें तो दो है, मात्रात्मक और गुणात्मक। मात्रात्मक जिसको आप कहते हैं क्वांटिटेटिव, तो इसमें बैंक दर है जिस दर पर लंबे अवधि के लोन आरबीआई बैंकों को देती है। यहां खुले बाजार में प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय है जिसको ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। तो अगर अत्यधिक मांग होगा तो खुले बाजार में जाकर आरबीआई क्या करेगी, बेचेगी बॉन्ड्स को और पैसा ले आएगी, और अगर कम मांग या अभावी मांग होगा तो जाके खरीदेगी। नगद कोष अनुपात जिसको सीआरआर कहते हैं, ठीक, सीआरआर में आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई सीआरआर का मतलब क्या होता है कि ऐसा दर, यानी कि जो टोटल पैसा आता है बैंकों को उसका कुछ हिस्सा उसको ले जाके आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है, उसको नगद कोष अनुपात कहते हैं। इस केस में क्या होगा, इस केस में आरबीआई ये प्रयास करेगी कि ज्यादा से ज्यादा पैसा आरबीआई के पास जाए अगर अत्यधिक मांग है, और अभावी मांग में क्या हो कि ज्यादा से ज्यादा पैसा मार्केट में जाए। तरलता अनुपात जिसको एसएलआर बोलते हैं, तो टोटल जमा का कुछ हिस्सा बैंकों को अपने पास नगद के रूप में रखना होता है। तो अगर अत्यधिक मांग होगी तो इस नगद को क्या कर दिया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, और अगर डेफिसिट, अगर अभावी मांग होगी तो उस नगद को, यानी जितना रखने की जरूरत है उसको कम कर दिया जाए। तो इन उपायों को आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब मौद्रिक नीति में जो गुणात्मक है, ये तो मात्रात्मक थे, जो क्वांटिटेटिव टूल्स हैं जिसमें कुछ ना कुछ क्वांटिटी या मात्रा को परिवर्तित किया जा रहा है। गुणात्मक देखें तो ऋणों की सीमांत आवश्यकता में परिवर्तन, इसको अंग्रेजी में कहते हैं मार्जिनल रिक्वायरमेंट में परिवर्तन। मतलब होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि आप कोई सिक्योरिटी लेकर पहुंचते हैं बैंक में कि हमको लोन दीजिए, उसकी कीमत है 100 रुपए, तो आप कहते हैं भाई 100 रुपए की कीमत की सिक्योरिटी में लेकर आया हूं, मुझे 100 रुपए लोन दे दो। आरबीआई कहती है नहीं, इसमें से कुछ पैसा हम काट के उसके बराबर लोन देंगे। तो मान लीजिए आरबीआई कहती है कि इसमें सीमांत आवश्यकता या मार्जिन रिक्वायरमेंट 100 की होगी, तो आपको केवल 900 रुपए का लोन दिया जाएगा। तो इसमें भी परिवर्तन करके आरबीआई कई बार क्रेडिट कंट्रोल करती है। अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा डिमांड इकोनॉमी में है तो ये 100 रुपए के बदले 200 काट लेगी, और अगर मांग नहीं है, इकोनॉमी में पैसा ज्यादा है, तो इसको कम कर देगी। साख की राशनिंग जिसकी मैंने चर्चा की थी, इसका मतलब ये हो गया कि आप किसी पर्टिकुलर इकोनॉमी में कितना, इकोनॉमी के जो अलग अलग भाग हैं, जैसे प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, किस सेक्टर में कितना पैसा भेजना चाह रहा है। राशनिंग मतलब डिवीजन होता है। प्रत्यक्ष करवाही, नैतिक दबाव, यानी कि इस तरह के उपाय और कदम उठाकर आरबीआई क्या करती है, कोशिश ये करती है कि क्रेडिट कंट्रोल किया जाए मौद्रिक नीति में, और क्रेडिट कंट्रोल का मतलब साख का नियंत्रण किया जाए। इसीलिए ये मौद्रिक नीति कहलाती है जो आरबीआई है करती है। इसके अलावा यही काम जब राजकोषीय नीति से, जब बजट के माध्यम से सरकार करती है तो उसको राजकोषीय नीति कहते हैं। तो आई होप कि आपको अत्यधिक मांग और अभावी मांग को ठीक करने के उपाय, और जो दो महत्वपूर्ण नीतियां हैं इस देश में जो किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होती हैं, उसको स्थायित्व देने के लिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए वो नीतियां आपको समझ में आई होंगी। रटना नहीं है, कंसेप्ट को मैं बार बार हर सेशन में इसलिए रिवाइड करता हूं कि आपको उसका पूरा मैकेनिज्म समझ में आ जाए। एक बार आ गया तो आप कभी भी आंसर इसको लिख सकते हैं। तो आई होप कि चीजें क्लियर हो गई होंगी। एक बात और क्लियर रखना है कि मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी वेबसाइट है www.magnetbrains.com। इस वेबसाइट पर आकर आप कोई भी क्लास सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने सीबीएसई क्लास 12 सेलेक्ट किया हिंदी माध्यम, तो यहाँ आप मेरे साथ इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल और अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण विषयों को पढ़ सकते हैं। अन्य फैकल्टीज के द्वारा अन्य सब्जेक्ट को भी पढ़ सकते हैं, जहां पर आपको वेबसाइट पर क्रमबद्ध तरीके से कस्टमाइज वे में पूरे सिलेबस में हर चैप्टर का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, छोटे छोटे टॉपिक वाइज वीडियोस, इसके अलावा आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमसीक्यूज, इसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और सैंपल पेपर, सारी चीजें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस आपको करना क्या है, एक छोटा सा काम कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि सेशन आपको कैसा लगा, कितना महत्वपूर्ण लगा। किसी को पॉइंट में कंफ्यूजन हो तो भी जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।